स्टूडेंट्स आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डीसी मोटर के बारे में और हमने आपको कंस्ट्रक्शन भी बताया था और उसका वर्किंग भी हमने आपको डिटेल में समझाया भी था कि किस तरीके से डीसी मोटर जो है वो काम करता है। आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट वो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर डिपेंड करता है जनरेटर के ऊपर। जनरेटर जो हम स्टडी करेंगे बाद में, लेकिन उसके प्रिंसिपल को हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट जब इंड्यूस होता है, देखिए इंड्यूस का मतलब क्या हो गया, इंडक्शन हो गया। इसका मतलब ये होता है कि करंट जो है वो जनरेट हो रहा है। इंड्यूस बेसिकली जो इंडक्शन है उसका मीनिंग क्या होता है कि करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है या फिर बन रहा है। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, these phenomena of generation of electric current in a circuit from magnetic effect by changing the magnetic flux link with it, it is called electromagnetic induction। बेसिकली स्टूडेंट एक्चुअलिटी में क्या है कि ओस्टिन ने हमें क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक को क्या करती है, जनरेट करती है। ठीक है ना, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रिक जो है वो मैग्नेटिक को जनरेट कर सकता है, तो अगर हम उसका उल्टा कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कि क्या मैग्नेटिक की वजह से इलेक्ट्रिक जनरेट हो सकता है क्या। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या हुए हमारे दिमाग में आए और फैराडे ने इस क्वेश्चन के क्या दिया, आंसर दिया। 6 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अपने वो कहते हैं ना प्रयास किया, और उस प्रयास का जो फल है वो आपके सामने है कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से आप जनरेट कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया। उन्होंने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किस तरह होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू होगा। तो इफ वी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी कैन इंड्यूस द करंट। ठीक है ना, यही बताया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी समराइज्ड एज मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी को हम बना रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट थे, उन फैराडे के एक्सपेरिमेंट में क्या बताया उन्होंने, क्या चीज डिस्कस की, तो वो हम क्या करने वाले हैं, इधर एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स गिवन नहीं है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट पॉइंट जो है, ये क्या किया हुआ है, ये एक तरह से आयरन का कोर लिया हुआ है। ठीक है ना, और उसमें क्या किया हुआ है, हमने क्या किया हुआ है, कॉइल्स को इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स को बांधा हुआ है। ठीक है ना, और ये हमने क्या लगा रखा है, एक सेल लगा, ठीक है ना, इधर से पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इधर हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इधर क्या कर रहा हूं, गैल्वेनोमीटर को प्लेस कर रहा हूं। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, करंट की डिफ्लेक्शन को बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा हमें। ठीक है ना, किस तरफ करंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब उन्होंने क्या बताया कि देखिए when the north pole of magnet is brought towards the coil, a current flows in the coil and the galvanometer shows deflection towards the right। एक्चुअलिटी में क्या बताया कि जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये मैग्नेट है स्टूडेंट्स, ये मैग्नेट है और ये मैं क्या कर रहा हूं, ये कॉइल है मेरे पास जो कि नंबर ऑफ टर्न्स वाली ये कॉइल है। मैग्नेट की जो वेलोसिटी है वो 0 है फिलहाल। मैग्नेट की वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो क्या इसमें डिफ्लेक्शन होगा क्या गैल्वेनोमीटर में, नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, डिफ्लेक्शन कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या आएगा, चेंज आएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज नहीं आता है तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। सेकंड पॉइंट में मैं क्या बताऊंगा कि मैग्नेट को मैं इस कॉइल के पास लेके आ रहा हूं, टुवर्ड्स द कॉइल लेके आ रहा हूं, तो जो मेरा गैल्वेनोमीटर है वो किस तरफ शो करेगा, डिफ्लेक्शन राइट की तरफ शो करेगा। थर्ड पॉइंट में क्या लेके आऊंगा, इस मैग्नेट को पीछे की तरफ लेके जाऊंगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहां पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा। इसका मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कब करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या रहेगा, चेंज रहेगा। बेसिकली कॉइल या मैग्नेट दोनों में से एक चीज अगर मान लीजिए मोशन में रहती है तो इंड्यूस करंट हमेशा क्या रहेगा, प्रोड्यूस रहेगा।
फर्स्ट डायग्राम में क्या हो रहा है कि जो मैग्नेट है वो कॉइल के पास लाया जा रहा है, कॉइल के जैसे ही पास आएगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना आपका, इस तरीके से करंट की क्या रहेगी, हमारी डायरेक्शन रहेगी। क्लियर है सभी को? सेकंड में हमने क्या बताया, इधर जो मैग्नेट है वो तो टुवर्ड्स द कॉइल आ रहा है, इधर क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द कॉइल, मतलब कॉइल से बाहर की रूप में निकल रहा है, बाहरी रूप से जा रहा है वो, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, रिवर्स रहेगी। क्लियर है ना, सबको समझ में आया? ये पॉजिटिव साइड रहेगा, ये नेगेटिव साइड रहेगा, इस तरीके से करंट क्या होगा, फ्लो होगा, इंड्यूस करंट होगा हमारा, ठीक है ना। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। थर्ड पॉइंट पे हमें क्या बताया हुआ है कि जो मैग्नेट जो है, देखिए इसमें जो मैग्नेट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि मैग्नेट आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। कि आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से अगर वो मूव होगा तो डायरेक्शन क्या रहने वाली है, मेरी रिवर्स डायरेक्शन रहने वाली है, और इसी रिवर्स डायरेक्शन की वजह से इंड्यूस करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा मेरा, ठीक है। फोर्थ में मैंने क्या बताया कि किस तरीके से जो हमारा मैग्नेट है वो अगर पास आता है, मतलब इनवर्ड आता है, तो किस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इन पॉइंट्स का मतलब क्या होगा कि किस तरीके से हमारा जो मैग्नेट है वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो भी चेंज आएंगे वो क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड फैराडे एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट को फैराडे ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें क्या चीज मिलती है यार, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पीपीटी की बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए अब हमने जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब क्या रिजल्ट उसका निकल के आता है। तो देखिए द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। मैंने आपको अभी बताया था कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कब करेगा, जब मैग्नेट या कॉइल में से कोई भी चीज, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, मोशन में रहेगा, तभी गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या हो गया कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर। सेकंड है द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिवर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज रिवर्स। अब क्या कर सकते हैं कि हम जो हमारा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, मैग्नेट की डायरेक्शन को क्या करके, रिवर्स करके। तो अगर हम मैग्नेट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, रिवर्स हो जाएगी। द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इंक्रीज इफ द मैग्नेट एंड द कॉइल आर रैपिडली मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे इंड्यूस करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है, फास्टली मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये क्या है, कॉइल है और ये मैग्नेट है, इसके पास मैं बहुत फास्टली इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दूंगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, और भी तेज हो जाएगा, इंड्यूस करंट और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली मैं गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को इंक्रीज किस तरह कर सकता हूं, मैग्नेट या कॉइल की वेलोसिटी को इंक्रीज करके। तो ये मेरा क्या निकला है, कंक्लूजन निकला है। किसका कंक्लूजन निकला है, फैराडे एक्सपेरिमेंट का। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया ना क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या बताया, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं कि जो मैग्नेट है उसको कॉइल के पास लाया जा रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, उसकी वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर मैग्नेट को बीच में रोक दिया जाता है, रेस्ट पोजीशन पे आता है, तो गैल्वेनोमीटर किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अगर मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स करंट को शो करेगा। और अगर मान लीजिए इस मैग्नेट को वेलोसिटी से, ज्यादा वेलोसिटी से मूव कराया जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ फैराडे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम एक टर्म की बात करने वाले हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब ये बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, when the magnet and the coil are at rest with respect to each other, the total number of magnetic field lines called magnetic flux। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या बताया कि सपोज कीजिए ये मेरे पास मैग्नेट है और ये मेरी क्या है, मैग्नेटिक कॉइल है। अब मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड रहता है और कॉइल का भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा दोनों को। अगर ये दोनों रेस्ट पोजीशन में है, समझ में आई बात, दोनों क्या है, रेस्ट पोजीशन में है,
भाई रेस्ट पोजीशन में रहेंगे तो इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। और देखिए अगर मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मान लीजिए कांस्टेंट है, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस क्यों नहीं होगा मैग्नेटिक फ्लक्स से? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तभी बन रहा है जब दोनों चीजें क्या है, रेस्ट पे है, और रेस्ट पे रहेगा तो करंट प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस में चेंज आएगा तो ही इंड्यूस करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया आपको? अब देखिए हमने दो चीज बताई है कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कब होगा, जब मैग्नेट या कॉइल दोनों क्या कर रही है, मूव कर रही है, या कोई भी एक मूव कर रहा है, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो ही क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर दो लॉ दिए थे। पहला है whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil and electric current is induced, this induced potential difference lasts so long as there is a change in the magnetic flux linked with the coil। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि इंड्यूस करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या आएगा, चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो बेसिकली whenever there is a change in the magnetic flux, induced current is produced। That is the first law of Faraday electromagnetic induction। सेकेंड लॉ की बात करते हैं। The magnitude of induced current is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil। बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि जो करंट है उतना ज्यादा करंट होगा जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अगर कम हो रहा है तो इंड्यूस करंट भी कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा है तो इंड्यूस करंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये दोनों ही क्या है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ है। आप इनको नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है मैंने। चलिए नेक्स्ट पीपीटी की बात। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पीपीटी में क्या बताया, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायनामो रूल कहते हैं। देखिए डायनामो का मतलब क्या होता है कि स्मॉल, जो हम कहते हैं ना कम यूज का जनरेटर, बेसिकली डायनामो का मतलब जनरेटर ही होता है, ठीक है ना। लेकिन जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट कम रहती है, इलेक्ट्रिसिटी को कम जनरेट करना होता है स्मॉल एरियाज में, वो हम क्या यूज कर सकते हैं, डायनामो यूज कर सकते हैं। और लार्ज स्केल पे जब हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, दैट इज कॉल्ड जनरेटर का हम यूज करते हैं। अब देखिए फ्लेमिंग ने क्या बताया हमें, फ्लेमिंग ने हमें राइट हैंड रूल दिया है। राइट हैंड रूल का मतलब क्या है, इस तरीके से बताया है। थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस द मोशन ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट फिंगर क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है। और ये मेरे पास, ये जो मेरे पास सेकंड फिंगर है, इस तरीके से ये फिंगर क्या शो कर रही है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यही शो कर रहा है। थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। फोर फिंगर क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। और सेकंड फिंगर क्या शो कर रही है, करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे कि आपको चीज समझ में आ जाएगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा था। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए था, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमने पढ़ा है, किसके लिए है, जनरेटर के लिए। दैट मीन्स मोटर जनरेटर। सपोज कीजिए मैं फ्लेमिंग हूं और ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड किसके लिए है मेरे पास, मोटर के लिए। राइट हैंड किसके लिए, जनरेटर। मोटर जनरेटर, मोटर जनरेटर, आपको समझ में आ जाएगा। थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट फिंगर क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। एंड सेकंड फिंगर क्या शो कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए यूज किया जाता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए यूज किया जाता है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। स्ट्रेच द थंब, द फर्स्ट फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ द राइट हैंड सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने क्या किया, थंब को स्ट्रेच किया। और ये थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए मोशन ऑफ द कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। If the first finger point in the direction of magnetic field, thumb point in the direction of motion of the conductor, then the central finger point in the direction of induced current। थंब जो है मोशन को बताएगा, फर्स्ट फिंगर जो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। और सेकंड फिंगर क्या बताएगा, कंडक्टर की, वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा।
अब देखिए आप याद किस तरह करोगे, थंब किसको बता रहा है, मोशन को, फर्स्ट फिंगर किसको बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड को, और सेकंड सेंट्रल फिंगर किस चीज को बता रही है, करंट की डायरेक्शन को बता रही है। इस तरीके से बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल we can identify or we can calculate the direction of magnetic field, direction of current and direction of the motion of the conductor। ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी की बात देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पीपीटी है दैट इज एसी एंड डीसी। हमने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा है, डायरेक्ट करंट पढ़ा है। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, वो हम बताने वाले हैं आपको। An electric current which changes its direction after a certain fixed interval of time is called alternating current। देखिए AC क्या है, इस तरीके से अपनी पोलरिटीज को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये वाला साइड क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहा है, पोलरिटी चेंज हो रही है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय AC इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। अब जितना साइकिल ये आपका कंप्लीट करता है 1 सेकंड में, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ध्यान रखिएगा एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा। इट मींस दैट एसी चेंजेस पोलैरिटी आफ्टर 1/100 सेकंड। एसी अपनी पोलैरिटीज को चेंज करता है 1/100 सेकंड में, ठीक है ना। That means 100 times per second that is complete one cycle। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको 100 टाइम्स क्या करना होता है, पोलैरिटी चेंज होती है। That means ये तो हम कहते हैं 1 साइकिल, ये कहती है 1, ये 2, इस तरीके से 100 हो गया, ठीक है ना। बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। एन इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। अब देखिए डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम डायरेक्शन में मूव होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि उसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा जो मैंने आइडिया दिया है आपको, किसका दिया है, एसी और डीसी का दिया है। एसी का बेसिकली सबसे ज्यादा जो एडवांटेज ये है कि वो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हमारा एसी और डीसी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था। आफ्टर दैट इस लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एसी जनरेटर। आज के लेक्चर में हमने प्रिंसिपल को डिस्कस किया। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नए जो भी आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।